Hello, how are you? Hope so you all are fine. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको फ्लूइड मॉर्जिक मॉडल या का स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। तो फ्लूइड मॉर्जिक मॉडल का नाम इस स्ट्रक्चर को क्यों दिया गया है? क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड इन नेचर है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और ये फ्लूइड इन नेचर होती है। और मोज़ेक नाम जो दिया गया है वो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स की होने की वजह से, जो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और इसी के साथ साथ इसके साथ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम मैक्रोमोलेक्यूल्स जो हमें इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास लिपिड है, ये मैक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन्स भी मैक्रोमोलेक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोमोलेक्यूल है। तो इसमें हमें लिपिड कौन से टाइप के मिलेंगे? फॉस्फोलिपिड मिलेगा, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड डबल लेयर होगा यानी बाय लेयर। देखें तो ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। ये दो लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसे फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहा जाता है। फिर इसी के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा जो इन टेल्स रीजन में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक मैक्रोमोलेक्यूल लिपिड। फिर इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद है, कुछ सरफेसली अटैच्ड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्टेड होते हैं यानी इनसाइड दी होते हैं। फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सरफेस के ऊपर होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह, और प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं और वो सेल के ऊपर मार्किंग करते हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बारी बारी हम इसकी हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? तो हमने वैसे लिपिड पढ़ा है, लिपिड किस तरह से बनता है। जब 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल उसके साथ अटैच होता है तो ये बनता है ट्राइग्लाइसराइड। अब जब ट्राइग्लाइसराइड बन जाता है तो इस तरह से ये लिपिड की स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जो ग्लाइसराइल है ये यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ पर क्या अटैच होगा? यहाँ पर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर टेल रीजन हमें इसकी 2 मिलेंगी, यानी इसमें फैटी एसिड्स हमें 2 मिलेंगे। ठीक है, और फिर ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। अब ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से अपीयर होती है? तो ये कुछ इस तरह से होती है। फॉस्फोलिपिड की ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरी मॉलिक्यूल, इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। और ये देखें तो ये साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बाय लेयर है ये कुछ एक यूनिक वे से आपस में अरेंज्ड है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये वाले जो आपको बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली में इसे हेड रीजन कहा जाता है और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब ये है कि ये वाटर लविंग है, यानी ये वाटर वाले सबस्टेंसेस को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर यही रीजन हमें इनसाइड दी सेल साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन में भी मिलेगा। लेकिन इनकी जो टेल रीजन्स हैं जो फैटी एसिड्स की बनी हुई हैं, अब हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हम मतलब लिपिड के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो लिपिड तो वाटर सोल्यूबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये टेल रीजन्स दोनों हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन्स मतलब ये कि वो वाटर हेटिंग है, ये वाटर को रिपेल करते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड डबल लेयर में प्रेजेंट होता है, पर ये फ्लूइड इन नेचर होती है। ओके,
अब देखें हम मोज़ेक स्ट्रक्चर, तो इसमें हमने लिपिड बाइलेयर तो समझ लिया। अब हम आते हैं मोज़ेक स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी मोज़ेक इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होती है कि हमें इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मिलेंगी जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और कुछ ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ये मिलके कुछ एक यूनिक स्ट्रक्चर बना देती हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो हम आते हैं सबसे पहले मैक्रोमोलेक्यूल के फंक्शन लिपिड के अंदर। तो लिपिड के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो क्या कर रही है, वो एक बाउंड्री बना रही है जो क्या करती है, सेल के कंटेंट को और इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, अलग कर रही है, आइसोलेट कर रही है। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कर रही है पैसेज ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर चीजें हैं वो तो बेशक इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, लेकिन आगे देखें हमने बात की कि ये हाइड्रोफोबिक इन रीजन है, तो ये वाला सब जो रीजन है ये चीजों को अलाउ नहीं करेगा। जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे उनको अलाउ नहीं करेगा, इवन लार्ज सब्सटेंसेस को भी ये अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चीज इसको अलाउ नहीं करेगी, ये एक बैरियर बन जाती है। और इसी की वजह से हम जब इसके फंक्शंस आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ओके, देन हमारे पास जो लिपिड के अंदर दूसरी चीज है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करती है, अब कोलेस्ट्रॉल अरेंज है इन पेयर्स, इन जो इनकी जो टेल्स रीजन्स हैं, ये जो टेल रीजन्स है ना, ये वाली टेल, इन टेल रीजन्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल इसको स्ट्रेंथ देता है और उसके साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और इस जैसे कि हमने बात की कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड इन नेचर है, तो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम भी कोलेस्ट्रॉल करता है। अगर बाय चांस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में होगी तो हमारे मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो रिड्यूस्ड होगी। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और भी काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को अंदर परमेबल नहीं कर रहा है, उनकी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। फिर हम आते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के दूसरे टाइप्स पर जो है कि प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्रोटीन्स यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से काम करेंगे। प्रोटीन्स एक ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मतलब वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ये इनके बिल्कुल अंदर डीप तक प्रेजेंट होते हैं और बीच में इनके टनल बनता है, यानी एक सुराख बनता है, एक सुरंग बनती है जिससे चीजें अलाउ होती हैं अंदर। तो ये क्या कर रही हैं, ये रेगुलेट कर रही हैं वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की मूवमेंट को, क्योंकि चैनल प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, टनल्स होते हैं, जो आयन्स हैं, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या करती हैं, ये अंदर दाखिल होने देती हैं। फिर हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स दूसरी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये कैरियर प्रोटीन्स क्या काम कर रही है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स आप देखें तो ये कैरियर प्रोटीन्स में देखें तो हम ये भी ट्रांसफर मतलब ये भी आर पार प्रेजेंट होती है आपके लिपिड बाइलेयर के अंदर बीच में। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये कैरियर प्रोटीन का काम कर रही है। अब ये कैरियर प्रोटीन का काम किस तरह से कर रही है कि इसमें ये होता है कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी ये चीज़ें हैं, कैल्शियम वगैरह है, आयन्स हैं जो कि इजीली क्रॉस नहीं कर सकते आपकी लिपिड बाइलेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें कुछ चैनल्स के थ्रू बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब्सटेंसेस जो है इनमें
से गुजरेंगी और इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, कैरियर प्रोटीन उन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग करेंगे और बाइंडिंग के बाद उसकी शेप जो होगी वो चेंज होगी। ये देखें तो ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ से बंद है, जैसे ही मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच होगा तो इसकी शेप जो है वो चेंज होगी, मतलब ये माउथ समझे ओपन हो गया है और सब्सटेंसेस क्या है बाहर की तरफ मूव कर गए हैं। तो मेम्ब्रेन के थ्रू ये चीजें बाहर की तरफ या अंदर इनसाइड द सेल आएंगी पर शेप भी चेंज होगी और इनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं दूसरी पॉइंट पे, ये है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से पहले ये आपने समझ लिया। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो रिसेप्टर प्रोटीन का काम करते हैं। अब रिसेप्टर प्रोटीन में हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर। रिसेप्टर प्रोटीन में ये स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या काम कर रही है। अब ये जो है कोई भी सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ऐसे सेल में दाखिल नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्रोटीन के बने होते हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स वो क्या करता है उन चीज़ों को रिसीव करता है और फिर इनसाइड द सेल वो चेंजेस लेकर आता है या मैसेजेस देता है। तो यहाँ पर क्या है कि डॉकिंग साइट ऑफ द मॉलिक्यूल, डॉकिंग साइट मतलब कि वो वाली साइट जहाँ पर आकर आपके उन सब्सटेंसेस को अटैच होना है बाहर की तरफ सेल से और फिर ट्रिगर करना है इंटरनल सेलुलर रेस्पॉन्स। यानी जैसे ही वो बाहर जाकर अटैच होंगी तो इंटरनली चीजें, इंटरनली मैसेजेस सेल को मिलेंगे और फिर उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी, सेल रेस्पॉन्स करेगा और उन चीज़ों को अलाउ करेगा, दाखिल होने देगा सेल के अंदर। फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो रिकॉग्नाइजेशन का काम करती हैं। रिकॉग्नाइजेशन यानी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। आइडेंटिफिकेशन टैग्स का मकसद ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है और ये आइडेंटिफिकेशन यूनिक होती है। तो इसमें ये होता है कि ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के सेलों को और जो बाहर के बॉडी के सेल्स यानी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये किसके बने होते हैं, रिकग्नाइजेशन प्रोटीन्स को बेसिकली हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। अब ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है वो ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है और रिकग्नाइजेशन करता है। तो ये सेल के सरफेस नहीं अटैच होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो ये जो है वो ग्लाइकोकैलेक्स हमारे सेल के सरफेस पे अटैच होते हैं। फिर हम आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के ऊपर। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यानी कि चीज़ें जो होती हैं, सब्सटेंसेस वगैरह जो होते हैं वो सेल के अंदर दाखिल होते हैं, आउट ऑफ द सेल भी जाते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई है, तो वो लिपिड वाला जो पोर्शन होता है वो चीज़ों को कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। हालांकि कुछ चीज़ों को अलाउ करता भी है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली दाखिल हो सकते हैं। लेकिन एक तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, दूसरे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो इजीली सेल के अंदर आ नहीं सकते या सेल से बाहर नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी चीज़ें इन एंड आउट सेल से मूव कर सकती हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दो तरीकों से होते हैं सेल के अंदर, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल में किसी भी किस्म की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, यानी कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इजीली मूव कर जाती है और इसमें हमारी कोई भी किस्म की एनर्जी यूटिलाइज भी नहीं होती है। तो इसमें हम फिर 3 टाइप्स पढ़ेंगे। ये है सिंपल डिफ्यूजन,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफ्यूज ऑफ डाई इन वाटर, ये तो हमने एक सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल लिया है, कॉमन एग्जाम्पल लिया है कि डिफ्यूजन होती कैसे है। फिर हम आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन कैसे होती है। तो डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, जो भी सबस्टांसेस होती हैं, वो इजीली डिस्पर्स हो जाएंगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये पोट है, इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक रेड डाई का इसमें ड्रॉप डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गई है। अब क्या होगा कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिड्यूस होगी। कैसे रिड्यूस होगी? अब यहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और ये जो हमने इंक डाली है इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये हायर पोर्शन की तरफ मूव करेगी, यानी ये हायर टू लोअर मूव करेगी। तो देखें डिस्पर्जन हो रही है, यहाँ के डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सारे वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी सारे पानी के अंदर फैल जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं रह जाएगी, दोनों चीज़ें तनासब में आएंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी और दोनों मॉलिक्यूल्स देखें वाटर और इवनली डिस्पर्स्ड हो गए हैं, यानी ये रैंडम डिस्पर्जल हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर होगा कौन सी अपीयरेंस में आएगा, हमें लाल नजर आएगा, रेड नजर आएगा। तो ये हो गई आपकी डाई की डिफ्यूजन। तो इसी तरह से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सिंपल डिफ्यूजन होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है और लिपिड सॉल्युबल अगर हैं तो वो, और दूसरी चीज़ें गैसेस, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो सेल के अंदर इजीली दाखिल भी हो सकती हैं और सेल से बाहर भी इजीली जा सकती हैं बाय दी दिस मेम्ब्रेन के थ्रू। इनको कोई दुश्वारी नहीं होगी आज सेल से बाहर जाने में या सेल से अंदर आने में, और ना ही यहाँ पर किसी भी किस्म की इनकी एनर्जी खर्च होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखो वाटर को क्या कहा है, नो नाउ नॉन टू रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड एक्वा प्रोटीन। अब यहाँ पर पानी जो है वो डिफ्यूज्ड नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए हमें एक्वा प्रोटीन्स पोरेंस रिक्वायर होंगे। एक्वा पोरेंस बेसिकली एक्वस प्रोटीन्स ही है। दूसरा हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमारी कोई किस्म की एनर्जी खर्च नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर कुछ कैरियर होंगे जो कि उसकी डिफ्यूजन को असिस्ट कर सकेंगे। यानी कि ये देखें ये वाला, अब यहाँ पर जो कैरियर होंगे वहाँ पर बाइंडिंग साइट के साथ ये मॉलिक्यूल आकर इसके साथ अटैच्ड होगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर अटैचमेंट होगी, दूसरे स्टेप में आप देखेंगे तो ये दूसरे स्टेप में इसकी अटैचमेंट हो चुकी है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो ये क्या होगा, कैरियर प्रोटीन ने अपनी शेप, देखें ये फर्स्ट शेप है जहाँ पर अभी मॉलिक्यूल अटैच नहीं हुआ है। अब दूसरी में देखें मॉलिक्यूल जैसे ही अटैच हुआ है तो इसकी लिटिल बिट जो माउथ है वो ओपन हो चुकी है। अब तीसरी शेप में देखेंगे तो कम्प्लीटली उसकी जो नीचे वाली माउथ रीजन है जो पहले बिल्कुल बंद थी, अब वो कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है और मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो चुका है कहाँ, इनसाइड दी सेल, और सेल से बाहर भी जा सकता है सेम इसी मेथड से, ठीक है। तो ये दूसरी दफा आप देखें ये मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है और ये फिर से रेडी है दूसरे मॉलिक्यूल वो अपने साथ बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हो तो डिफ्यूजन रही है लेकिन डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड है किसके थ्रू, कैरियर्स के थ्रू, और वो कैरियर्स कौन होते हैं, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। आपका नंबर तीसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में है वो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन वाटर की होती है, पानी डिफ्यूज्ड होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या होगा, वाटर मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात याद रख लें, यहाँ पर पानी की मूवमेंट जो होगी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती,
आपकी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। फिर इसके लिए भी क्या होंगे, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे, अक्वा प्रोटीन्स या अक्वस प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर इसको अक्वापोरिन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, पानी की हमेशा ये खासियत है कि वो हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने एग्जाम्पल ली है। यहाँ पर हमारे पास एक जार है, उस जार के अंदर हमने क्या रखा है, एक बैग रखा है, और उस बैग के अंदर हमारे पास क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट है, और बाहर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन है इसकी। इसमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये जो बैग है, इस बैग, ये देखें, ये बैग ज्यादा फूल गया है। क्यों फूल गया है, क्योंकि पानी बाहर ज्यादा था और अंदर सोल्यूट कम था। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। जब अंदर दाखिल होगा तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर ये ब्रस्ट हो गया है, देखें, और ब्रस्ट होने के बाद ये मॉलिक्यूल सारे बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। ये है कि ऑस्मोसिस के इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारे सेल्स के ऊपर। सबसे पहला सेल आपका जो होता है, ये हमने आरबीसी का एग्जाम्पल लिया, यानी रेड ब्लड सेल्स का। तो आप देखें, रेड ब्लड सेल की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि हमारे जो सर्कुलेशन में होते हैं तो नॉर्मली ये इस तरह से अपीयर होते हैं। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर जो आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो पानी अंदर कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन चेंज हो जाए, यानी इस कंडीशंस में चेंजेस आ जाए, तो या तो ये हो सकती है हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। अगर हम सबसे पहले देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि आपके जो सेल है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहां पर बाहर की तरफ क्या हो गया है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यानी कि सॉलिड चीजों की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। लेट्स सपोज नमक है या चीनी है, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन सेल के बाहर इंक्रीज हो गई है, तो पानी सेल से क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। इवन इतना मूव कर जाएगा, जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, बढ़ गई होगी, उतना ज़्यादा वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सेल का सारा पानी लॉस हो जाएगा, तो सेल जो है वो शील्ड हो जाएंगे, यानी श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। और सेल के अंदर से अगर वाटर लॉस हो गया तो सेल की जो है वो डेथ हो सकती है। ये है हाइपरटोनिक कंडीशन। दूसरा तीसरा इफेक्ट आपका है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कंडीशन वो होती है जिसमें आपके जो आपका बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो गया है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन घट गई है। यहाँ पर बढ़ गई थी, यहाँ पर घट गई, कम हो गई है। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो वाटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है। अब वाटर जो है क्या करेगा, वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देगा। जब पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगी तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर सेल जो है वो सॉइलिंग हो जाएगा, और सेल इवन ब्रस्ट भी हो सकता है। प्लांट की कंडीशन में ये सेल ब्रस्ट नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होती है जो इसकी टर्जिटी को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर हम बात करें तो एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, तो वो बियर नहीं कर पाती है, और ऐसी कंडीशन में वो ब्रस्ट भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इसकी डेथ हो सकती है। तो ये तो आपके हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपके सेल की एनर्जी खर्च होगी और उसके बाद ही चीजें जो है वो इन या आउट ऑफ द सेल मूव कर सकती हैं। तो इसमें ये हो गए प्रोटीन्स कैरियर लाजमी होंगे जो इसको कैरी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक सादा सा एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का। और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे जो चीजें होंगी वो लोअर टू हायर मूव करेंगी, यानी कि जहां पर जरूरत नहीं है लेकिन उसको जोर जबरदस्ती उस जगह पर भेजा जाएगा, तो उसे हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो चीजें मूव करेंगी, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और उसमें एनर्जी लाजमन नेसेसरी है। ठीक है,
तो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडर्स प्रेजेंट है और एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्रायोफास्फेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें 3 मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर और सेल के बाहर यहाँ पर के पास 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर मूव करेगा, तो ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एटीपी की बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एटीपी बाइंड होगा और यहाँ पर मॉलिक्यूल बाइंड होगा। इस स्ट्रक्चर में देखें दूसरी में तो ये अटैच हो चुके हैं। अब देखें तीसरी स्ट्रक्चर में, तो तीसरी स्टेप में आपके क्या हो रहा है कि यहाँ पर एटीपी इसके साथ अटैच हुआ था, वो यूटिलाइज होगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर था, अब ये सेल से ट्रांसफर होकर बाहर की तरफ निकल गया है और इसको जबरदस्ती धकेल कर बाहर निकाला गया है। तो इसमें एनर्जी भी लाजमी इस्तेमाल हुई है और यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है, प्रोवाइडर खर्च हो चुका है और इसकी स्ट्रक्चर ये ऑक्सीडाइज हो चुका है और फिर दूसरा एटीपी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर दूसरा प्रेजेंट है। अच्छा, इसके हम आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, ये 3 तरीकों से होती है। यहाँ पे होती है पाइनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो इसमें हम कुछ टाइप्स इसके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एंडोसाइटोसिस से। तो एंडोसाइटोसिस मतलब ये होता है एक्टिव प्रोसेस जिसमें मूवमेंट हो, पर क्या लार्ज मॉलिक्यूल्स की, जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि इतने लार्ज सबस्टेंसेस होते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इजीली नहीं दाखिल हो सकते सेल के अंदर। तो ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनकी एंडोसाइटोसिस होती है। तो उनकी एंडोसाइटोसिस जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन में कुछ यूं होती है कि सबस्टेंसेस वेसिकल्स की शक्ल में सेल के अंदर दाखिल होते हैं। किस शक्ल में, वेसिकल्स की शक्ल में। मतलब जैसे कि वो उन चीजों को बड़ा बड़ा करके निगल ले, किसी बड़े चीज के बड़े बड़े निवाले लेने होते हैं ना, वैसे ये चीजों को, बड़े बड़े चीजों को निगलता है। तो बेसिकली ये जो फेगोसाइटोसिस वगैरह का प्रोसेस है ये ज्यादा एक्टिव होता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में, जिसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उन्हें जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको फेगोसाइट करते हैं, यानी उनकी ईटिंग करते हैं। तो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस का फर्स्ट टाइप है जिसमें क्या होता है, सॉलिड सबस्टेंसेस वेसिकल्स की शक्ल में अंदर लिए जाते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये देखें, ये आपका सेल है और ये कोई भी फूड पार्टिकल है या सपोज करें कोई फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, चले मान लें बैक्टीरिया है। तो अब देखें सेल इसको किस तरह से इंगल्फ करता है, यानी इसको किस तरह से ईट करता है। तो सबसे पहले सेल क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द ये सीडोपोड बनाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीडोपोड उसको उसके इर्द गिर्द फैलाता जाएगा, यानी एक जाल बनाएगा। और फिर देखें तो ये जाल, पूरे जाल बनाने के बाद ये पूरा उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और पार्टिकल को उसके अंदर एक वेसिकल्स या वैक्यूल की शक्ल में दाखिल कर बना देगा। उसके बाद ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जाकर दाखिल होगा और फिर उसके बाद उस सबस्टेंसेस की, जैसे फूड पार्टिकल है या फिर आपका बैक्टीरिया है, तो उसकी लाइसिस होगी, यानी उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा, उसकी ब्रेकडाउनिंग होगी। आपके पास दूसरा जो है वो है पाइनोसाइटोसिस। अब सेल जो है वो फेगोसाइटोसिस में हमने देखा कि सॉलिड सबस्टेंसेस को ले रहा है, पाइनोसाइटोसिस में चीजों को लेगा वेसिकल्स की शक्ल में, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगी, यानी कि वो लिक्विड चीजों को ईट अप करेगा। तो लिक्विड चीजों को देखें कैसे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर ये इसने पहले पहले तो सीटोपोड बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करता गया सीटोपोड को, और एक्स कंडीशन आ गई जहाँ पर इसने यहाँ पर बिल्कुल जैसे ही बंद हो गया, इसने पिंच ऑफ कर लिया और वेसिकल्स जो है उसके साथ साथ सबस्टेंसेस को इनसाइड द सेल ले लिया, अंदर की तरफ ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसके अंदर आएगा वो होगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर एंडोसाइटोसिस तो होगी, यानी ईटिंग प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर मीडिएटेड है, यानी यहाँ पर अच्छे खासे रिसेप्टर्स चाहिए होंगे जो उनको सेल्स के अंदर दाखिल होने में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम ये एक स्ट्रक्चर देख लें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की।
क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर प्रोटीन आपके मौजूद है। यानी कि क्या मौजूद है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद है। अब रिसेप्टर्स की यहाँ पर पूरी लाइन में आकर आपके सबस्टांसेस अटैच होंगे, पूरी लाइन ये जो होगी ना भर जाएगी। जब ये पूरी फिल हो जाएगी ना, फिर ये क्या करेंगे, पिट डीपर्स यानी इसको अंदर की तरफ मूव करना, इन्वेजिनेट करना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता से ये पिट बिल्कुल डीपली जब चली जाएगी तो इसको यहाँ से पिंच ऑफ कर देंगे और ये पिंच ऑफ वेसिकल्स की शक्ल में इनसाइड द सेल दाखिल हो जाएगा, कोटेड वेसिकल्स। तो ये तो आपके हो गए कि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस के टाइप्स। अब है एक्सोसाइटोसिस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेल के बाहर भेजी भी जाती हैं, यानी कि सीक्रेटेड होती हैं और फिर वो बाहर बिक जाती हैं सेल्स के बाहर के मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस में ये होता है कि सबस्टांसेस को वेसिकल्स की शक्ल में, या तो सेल जो वेसिकल्स हैं उनकी शक्ल में इनक्लोज करके सेल के बाहर भेजा जाता है, एक्सपेल किया जाता है आफ्टर बीइंग इनक्लोज्ड इन अ वेसिकल्स। वेसिकल्स में बाकायदा उसको पैक करके भेजे जाते हैं, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये स्ट्रक्चर से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म में ये वेसिकल बन चुकी है। अब ये वेसिकल आकर यहाँ पर क्या होगी, मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होगी और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये मटेरियल जो होगा वो इस वेसिकल से आउट जा रहा है, यानी एक्सोसाइटोसिस हो रही है, सेल से बाहर जाना। तो ये तो आपके हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आता है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सेल्स अटैचमेंट स्ट्रक्चर। अब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट लाजमन करते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो अटैचमेंट भी होते हैं, तभी उनके अंदर कम्युनिकेशन होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जांपल लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं। ये एपिथेलियल सेल्स दोनों आपस में इनक्लोज है, यानी नजदीक करीबी हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है कुछ जंक्शंस होते हैं, यानी यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, ये अटैचमेंट होती है। तो ये अटैचमेंट किस चीज की होती है, ये अटैचमेंट होती है इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन का, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये उनकी वो चीजें होती हैं और वो क्या करती हैं, इन दोनों को आपस में बाइंड करती हैं। तो इसको हम डेस्मोसोम कहते हैं। और ये बड़ी एक्टिव और बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो अटैचमेंट में एक दूसरे दो सेलों का आपस में अटैच करती हैं। फिर हमारे पास है जंक्शनिंग। तो जंक्शनिंग हमारे पास होती है एक टाइट जंक्शनिंग। टाइट जंक्शनिंग में हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हमारे जो यूरिनरी ब्लेडर है उसका। यूरिनरी ब्लेडर का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया इसके सेल्स का। तो ये सेल्स जो हैं दो आपस में क्या है, आपस में जंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जंक्शन तो है ना बड़ा टाइट सा है, इतना जंक्शन टाइट सा है कि यहाँ पर कोई भी ये सबस्टांस को इनके बीच में नहीं आने देगा, ये बैरियर का काम कर रहा है। तो ये इनके बीच से कोई भी चीज नहीं गुजर सकती। ठीक है। तो टाइट जंक्शनिंग जो बनती है ना वो बेसिकली एक्टिन फिलामेंट से बनती है। फिर हमारे पास है यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर गैप जंक्शनिंग और प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा। तो एनिमल सेल में जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में हमने लिवर का एग्जांपल लिया है। ये लिवर के सेल्स हैं हेपाटोसाइट्स। अब इनके बीच में जो है जंक्शनिंग है, लेकिन जंक्शनिंग किस तरह से बनती है कि ये आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों आपस में करीब हैं लेकिन समहाउ उनके अंदर डिफरेंस होता है, बीच में स्पेस होता है। अब ये कम्युनिकेट किस तरह से कर रही हैं, तो ये कम्युनिकेट कर रही हैं चैनल प्रोटीन्स की मदद से। यानी चैनल प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनको आपस में कनेक्टेड की हुई हैं। अब यहाँ से चीजें इजीली आ जा सकती हैं। फिर आपके प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा में यहाँ पर हमने प्लांट्स के रूट का एग्जांपल लिया हुआ है। दो सेल्स नजदीकी हैं और ये आपस में एडजस्ट सेल जो सेल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक किस्म के पोर्ट्स बनते हैं जो एक दूसरे को कम्युनिकेट में मदद करते हैं।
तो ये सारा जो है आज का आपका जो टॉपिक था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और बात मैंने आपसे करनी है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।